हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जल्दी मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट वीडियो यानी पार्ट 3 वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस मंथ्स के भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वो लोग जो स्पेशली मेंस एग्जाम्स देने जा रहे हैं और जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस काफी हेल्पफुल रहेंगे। और आप लोग हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए जो आपके साथ स्टडी ग्रुप में है, जिससे वो लोग भी अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा दिसंबर माह का पार्ट 1 वीडियोस नहीं देखा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तो उसको भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित भारत के गरीब वर्ग की सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी हाउ मेनी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स हैव बीन साइंड बाय इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पुअर क्लास ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत और विश्व बैंक ने यानी इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने जो कोविड-19 से प्रभावित भारत के गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 मिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और वर्ल्ड बैंक ने। किन लोगों के लिए? तो जो कोविड-19 से प्रभावित गरीब वर्ग के लोग हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए 400 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत को कोविड-19 से उभरने में गति देने में सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम यानी एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम की श्रृंखला की दूसरी ऐसी सहायता है। इस ऑपरेशन के तहत विश्व बैंक द्वारा पहले मई 2020 में 750 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के तहत जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि विश्व बैंक कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्ग को सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयास को सहयोग करेगा। यह उत्पन्न भारत में राज्य और केंद्र सरकार की क्षमता को भी मजबूत करेगा और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट से गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? यानी हाउ मेनी लाख रुपीज हैज द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन केरला? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उस पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय, पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों यानी इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स क्लासिफिकेशन तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। तो क्यों लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? तो हिंदी में बोलेंगे जुर्माना जो लगा है ये आय, पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों, इंग्लिश में इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स क्लासिफिकेशन तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में यह भी कहा है कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिसके बाद से पता चला कि बैंक ने निर्देशों का अनुपालन भी नहीं किया था। इसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर
50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट्स क्लासिफिकेशन तथा कर्ज के तहत प्रबंधन के मामलों का में निर्देशों का पालन नहीं करने के उसमें लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? द ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ई एग्रीकल्चर स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी बीएससी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म बीएससी ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड BBEAM यानी बीएससी ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा बीम का? यहाँ पे बीएससी ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड यानी शॉर्ट में बोलेंगे बीम, इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? बीएससी ने यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको लॉन्च किया है। किसको? बीम को। बीम का फुल फॉर्म एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, बीएससी ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड। तो इसका उद्देश्य क्या है बीम को लॉन्च करने का? बीम को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि भारतीय कृषि बाजार की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ावा देना, वित्तीय बाजार प्रौद्योगिकी यानी मार्केट टेक्नोलॉजी और इसके जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में बीएससी की ताकत को बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। किसका? बीम का। और बीम का फुल फॉर्म है बीएससी ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने लॉन्च किया है। बीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके भी इन पॉइंट्स को इजीली देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए तो हेल्पफुल है ही और इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इनको जरूर से पढ़ लीजिएगा। बीएससी की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। यह भारत के प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप में से एक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद करके जाइएगा कि बीएससी एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी की स्थापना हुई थी 1875 में और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। बीएससी के एमडी और सीईओ है आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और इंटरसिटी रेल यात्री ने कितने लाख तक यात्रा कवर प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? यानी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड इंटरसिटी रेल यात्री हैव पार्टनर टू प्रोवाइड ट्रैवल कवर अप टू हाउ मेनी लाख्स। यानी कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने और जो इंटरसिटी रेल यात्री है इसने रेल यात्री कवर के लिए कितने लाख रुपए रेल यात्रा कवर प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? किसने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और इंटरसिटी रेल यात्री ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लाख। 5 लाख तक यात्रा कवर प्रदान करने के लिए साझेदारी की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और इंटरसिटी रेल यात्री ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों के टिकट पर 5 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ साझेदारी की है। टिकट खरीदने पर ही यह यात्रा कवर की जाएगी। इस साझेदारी के तहत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आकस्मिक मृत्यु, स्थायी या कुल विकलांगता और चिकित्सा सहित कई प्रकार के कवरेज प्रदान करेगा। कौन सा? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। याद रखिएगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और इंटरसिटी रेल यात्री ने 5 लाख तक का कवर प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ है पीसी कांडपाल और इंटरसिटी रेल यात्री के सीईओ है मनीष राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी कौन बने हैं? यानी हु हैज बिकम द एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदय कोटक। उदय कोटक बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी। ये पहले भी कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी थे, इनके कार्यकाल को अभी और बढ़ा दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी यानी प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उदय कोटक की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। इनकी पुनः नियुक्ति की गई है। किसकी? उदय कोटक की।
इसमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं अतिरिक्त कौन कौन, प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता और प्रकाश आप्टे। दीपक गुप्ता जो है वो आरबीआई ने अंशकालिक रूप से चेयरमैन, जो प्रकाश आप्टे हैं वो चेयरमैन बनाए गए हैं, पार्ट टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं किसके, कोटक महिंद्रा बैंक के। और दीपक गुप्ता और जो प्रकाश आप्टे हैं इनको 3 साल की अवधि के लिए ही बैंक का संयुक्त रूप से एमडी और चेयरमैन बनाया गया है। किस किस को, प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को। तो प्रकाश आप्टे को चेयरमैन बनाया गया है और दीपक गुप्ता को क्या बनाया गया है, एमडी बनाया गया है। कितने, पार्ट टाइम के लिए, 3 साल की अवधि के लिए। उदय कोटक बैंक के संस्थापक, एमडी और प्रमोटर हैं। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने पार्ट टाइम के लिए चेयरमैन प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है उदय कोटक, ये फाउंडर भी है कोटक महिंद्रा बैंक के और ये प्रमोटर भी हैं और ये एमडी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के पीआरएफ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी हाउ मेनी मिलियन डॉलर पीआरएफ एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय इंडिया एंड एडीबी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन त्रिपुरा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के पीआरएफ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीआरएफ का क्या फुल फॉर्म है, पीआरएफ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग हो जाएगा पीआरएफ का फुल फॉर्म। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर की पीआरएफ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.2 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और एडीबी ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के लिए पीआरएफ समझौते पर। कितना, 4.21। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार और पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए परियोजनाओं की तैयारी के लिए कितना, 4.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पीआरएफ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य में एडीबी द्वारा समझौते की पहली परियोजना है। पीआरएफ की बात करते हैं, जो पीआरएफ सुविधा है उसकी बात करते हैं, तो यह परियोजना त्रिपुरा सरकार की शहरी सेवाओं और पर्यटन बुनियादी ढांचे में सुधार की प्राथमिकताओं का समर्थन करेगी, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। कौन सी, पीआरएफ सुविधा, जो पीआरएफ सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई की इकोरेप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है। यानी इन द एसबीआई इकोरेप रिपोर्ट हाउ मच जीडीपी ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एसबीआई की इकोरेप रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -7.4% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान जताया है एसबीआई की इकोरेप रिपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट इकोरेप में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी के पूर्वानुमान को संशोधित करके -7.4% कर दिया है। इससे पहले यह अनुमान -10.9% था। इसके अलावा एसबीआई की शोध रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी दर 11% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही रिपोर्ट में भी बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था की महामारी के पहले के स्तर तक पहुंचने में फाइनेंशियल ईयर 2021 की चौथी तिमाही से 7वीं तिमाही तक लग सकते हैं। कितना, चौथी से 7वीं तिमाही तक लग सकते हैं, जो महामारी से पहले की जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वहां तक पहुंचने में। और यहाँ पे एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई ने स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित करने का निर्णय लिया है? इंग्लिश में, वेयर हैज आरबीआई डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटिक बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर? तो क्या पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित करने का निर्णय लिया है, यानी ऑटोमेटिक बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। तो कहां किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। जयपुर में किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जयपुर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, जिसको बोलेंगे शॉर्ट में एबीपीसी, स्थापित करने का निर्णय लिया है। कहां पे? जयपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एबीपीसी के कार्यों में करेंसी चेस्ट, सीसी और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण और स्वचालित तरीके से गंदे अमान्य बैंक नोटों को नष्ट करना भी शामिल होगा। क्या क्या होगा इसमें? इसमें करेंसी चेस्ट और बैंक की जो ब्रांचेस हैं उनसे जो प्राप्त बैंक नोट के प्रसंस्करण और जो स्वचालित तरीके से अमान्य बैंक नोट है उनको नष्ट करना भी शामिल होगा। इसमें प्रचालन में बैंक नोट्स की मात्रा मार्च 2001 से 2019 तक 3 गुना बढ़ गई है और आने वाले वर्षों में इसके और अधिक बढ़ने की भी उम्मीद है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर एबीपीसी कहां स्थापित करने का निर्णय लिया है? जयपुर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई के बैंक नोट के बारे में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को दिए हैं। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और आपकी जो आने वाले एग्जाम्स के जितने भी इंटरव्यूज होंगे उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पीडीएफ डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएक्स फॉर यू। एफएक्स फॉर यू किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी एफएक्स फॉर यू हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक? तो एफएक्स फॉर यू लॉन्च किस बैंक के द्वारा किया गया है, ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है एफएक्स फॉर यू। केनरा बैंक ने सभी इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता, जितने भी इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स हैं, उनको फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की समस्या से निपटने में सक्षम बनाने के लिए एफएक्स फॉर यू लॉन्च किया है। तो केनरा बैंक ने लॉन्च किया है क्या? एफएक्स फॉर यू। और किन के लिए लॉन्च किया है? तो इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, याद रखिएगा, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की समस्या से निपटने में सक्षम बनाने के लिए एफएक्स फॉर यू लॉन्च किया है केनरा बैंक ने। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए एफएक्स फॉर यू का उपयोग किया जाता है। इस लॉन्च के साथ ही पात्र ग्राहक एफेमा विनियम 1999 के पालन में प्रेषण सुविधा का भी कार्य कर सकेंगे। एफएक्स फॉर यू के बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोग को दिए हैं। आप लोग इन पॉइंट्स को भी इजीली पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। केनरा बैंक के बारे में जानते हैं। तो अभी अप्रैल 2020 में, लास्ट ईयर अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक जो था वो अप्रैल 2020 में केनरा बैंक में विलय कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से बैंक का विलय हुआ था? तो सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था, यानी सिंडिकेट बैंक जो है वो केनरा बैंक में मर्ज हो गया था। कब? अप्रैल 2020 में। और केनरा बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1906 में और इसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। और केनरा बैंक के एमडी और सीईओ है एलवी प्रभाकर और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में, केनरा बैंक का। और कौन सा बैंक मर्ज हुआ है? सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है केनरा बैंक में। कब? अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी और भारत ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट हैज एडीबी एंड इंडिया साइंड फॉर पावर प्रोजेक्ट्स इन यूपी? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर, लोन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 मिलियन डॉलर। 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अपग्रेडेशन राज्य के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत
वितरण नेटवर्क परियोजनाओं को दी गई ऋण की यह पहली किस्त है। तो याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ $300 मिलियन 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए एनडीबी के साथ कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी हाउ मेनी बिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट हैज साइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद एनडीबी फॉर इकोनॉमी रिकवरी। यहाँ पे पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी रिकवरी के लिए यानी अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए एनडीबी के साथ कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? $1 बिलियन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस किस के भी? सेंट्रल गवर्नमेंट और एनडीबी। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने कोविड-19 से भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करने के लिए 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितना? $1 बिलियन या 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कंफ्यूज मत होइएगा। भारत सरकार और एनडीबी ने किसके लिए किए हैं? तो कोविड-19 से भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहयोग करने के लिए। यह ऋण को 5 साल की छूट अवधि सहित 30 वर्ष में चुकाना होगा। यह कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव को कम करने में भारत सरकार का समर्थन करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को भी सक्षम बनाएगा। तो कितना दिया है? केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए एनडीबी के साथ $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोग को यहाँ पे दिए हैं, आप लोग इनको इजीली पढ़ सकते हैं। जो इस ऋण के तहत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी MGNREGS के तहत एनआरएम और ग्रामीण रोजगार संरक्षण के संबंधित ग्रामीण बुनियादी ढांचे का व्यय का समर्थन भी ये करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। एनडीबी का हेडक्वार्टर है संघाई चीन में और इसके अध्यक्ष है मार्कोस प्राडो ट्राइजो और इस बैंक के संस्थापक ब्रिक्स है और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में। किसकी? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट के लिए 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यानी विच ऑफ दीज हैज लॉन्च 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर मर्चेंट्स। तो मर्चेंट के लिए 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेटीएम के द्वारा लॉन्च की गई है ये सुविधा। पेटीएम इसका सही आंसर है। तो डिजिटल फाइनेंशियल सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम ने हाई वैल्यू लेन देन करने वाली कंपनियों को सहयोग करने के लिए 24/7 आरटीजीएस सुविधा की शुरुआत की है। किसने की है? पेटीएम ने। यह कारोबारियों को कर्मचारियों, विक्रेताओं और साझेदारी थोक और जल्द पैसे ट्रांसफर करने में भी सक्षम बनाएगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि आरटीजीएस जो फैसिलिटी है ये 24/7 कर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कब से कर दी गई है? 14 दिसंबर से कर दी गई है आरटीजीएस फैसिलिटी 24/7। और पहले कब होती थी? पहले सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होती थी, लेकिन अब ये 24/7 कर दी गई है आरटीजीएस फैसिलिटी। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस सुविधा से मर्चेंट पेटीएम पेआउट्स के एपीआई और बिजनेस पेटीएम डैशबोर्ड के माध्यम से बैंक के खाते, यूपीआई और पेटीएम वॉलेट्स में तुरंत बड़ा भुगतान कर सकते हैं। पेटीएम पेआउट एकमात्र सेवा प्रदाता है जो वॉलेट, यूपीआई, आईएमपीएस, नेफ्ट एंड आरटीजीएस के माध्यम से 24 घंटे में पैसे ट्रांसफर की आसान सुविधा देता है। आरबीआई द्वारा आरटीजीएस सुविधा 24/7 किए जाने के फैसले के बाद कंपनी ने यह घोषणा की है। और कब से ये लागू किया गया है? आरटीजीएस 24/7 आरबीआई के द्वारा 14 दिसंबर से। यह सेवा समय और संसाधनों की बचत करती है और एसएमई और बड़े उद्यमियों के लिए फायदेमंद है जो इसका उपयोग स्वचालित भुगतान तंत्र को अपनाने के लिए करते हैं। पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में और इसके संस्थापक और सीईओ है
विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है? यानी द एडीबी हैज एस्टिमेटेड हाउ मच जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2020। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान जताया है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? -8%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 8% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है, जबकि इससे पहले एडीबी ने यह अनुमान -9% लगाया था। पहले का अनुमान क्या था? -9%, जिसको अब चेंज करके कितना कर दिया गया है? -8%। इसके साथ ही एडीबी ने 10 दिसंबर 2020 को जारी अपनी नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी तेजी से उभरकर 8% की दर से वृद्धि करने का अनुमान भी जताया है। एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी का हेडक्वार्टर है मार्लिंग, फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट है मात्सुगो ओकावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। किसकी? एडीबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जाएगी? यानी Where will the annual meeting of the World Economic Forum 2020 be held? तो पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक यानी एनुअल मीटिंग जो है वो कहां पर आयोजित की जाएगी? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। इससे पहले कहाँ की जाने का प्लान था? यहाँ इससे पहले ये बैठक स्विट्जरलैंड में होने वाली थी, लेकिन अब ये सिंगापुर में होगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला लिया है। इससे पहले ये कहां पे होना था? स्विट्जरलैंड, ल्यूसबर्ग बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। तो इससे पहले ये स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान इसे आयोजित करने का प्लान था, लेकिन स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी जो एनुअल मीटिंग है 2021 की वो अब सिंगापुर में होगी, और इससे पहले ये स्विट्जरलैंड में होने वाली थी और इसको चेंज कर दिया गया था इसलिए क्योंकि यूरोप में कोविड-19 महामारी काफी बढ़ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोन, स्विट्जरलैंड में, और इसके संस्थापक है क्लाउस श्वाब और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के प्रस्ताव को मानते हुए क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? यानी यूनेस्को हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ विच कंट्री टू लॉन्च बंगबंधु अवार्ड ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी। तो पूछा गया है कि यूनेस्को ने किस देश के, यानी किस देश ने यूनेस्को को यह प्रस्ताव दिया था कि क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया जाए? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है बांग्लादेश। तो यूनेस्को ने बांग्लादेश, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बांग्लादेश के प्रस्ताव को मानते हुए क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है। यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के कार्यकारी बोर्ड ने सर्वसम्मति से अपने 210वें सत्र में क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रस्ताव को अपनाया है। यह पहला मौका है जब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बंगबंधु के नाम पर कोई पुरस्कार शुरू किया है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। ये क्रिएटिव इकोनॉमी पर शुरू किया गया है बंगबंधु पुरस्कार। इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं पुरस्कार के बारे में, ये भी आप वीडियोस में को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मैं आपके लिए इसका पार्ट 3 भी लेके आऊंगी और आप लोग हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिए और जल्द ही मैं आपके लिए 6 मंथ्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस भी लेके आऊंगी, जो आपके आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और बैंकिंग एग्जाम्स इंटरव्यूज के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग हमारे चैनल का नाम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें और हमारा चैनल और अच्छा बूम कर सके। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस अपलोड हो इंपॉर्टेंट उनकी सबसे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।